हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो हम लोग ने पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे। इंट्रोडक्शन हो गया, इंपॉर्टेंस हो गए, फीचर्स हो गए। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं डायमेंशंस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर का हीरो क्वेश्चन है। हीरो क्वेश्चन मतलब अगर हमारे वीडियोस आप देखते हो, उन बच्चों को पता है जो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सबसे रिपीटेटिवली, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है बोर्ड्स में, उसको हम लोग हीरो क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का हीरो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो डायमेंशन में मतलब बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग टाइप्स, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ही अलग अलग टाइप्स के एनवायरनमेंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो हम यहाँ पे समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। फैक्टर्स लाइक इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक मार्केट, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स। तो ऐसे सारे फैक्टर्स, ठीक है, ये जो सारे फैक्टर्स है वो सब कुछ आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, एग्जांपल में है लो इंटरेस्ट रेट्स बूस्ट हाउसिंग एंड कार सेल्स। तो आपको जब पता है कि मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, लोग ज्यादा परचेसेस करने लग जाते हैं, क्योंकि यूजुअली हाउसेस और कार्स लोग ईएमआई पे लेते हैं। तो जब ईएमआई पे लेते हैं, इंस्टॉलमेंट भरते हैं, तो उनके साथ उनको इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है। और अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में अभी कम है तो इसीलिए हम परचेस कर लेते हैं कि हमें कम इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो सारी आती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंडर। फिर आते हैं सोशल एनवायरनमेंट पे। ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, डेमोग्राफिक्स। एग्जांपल, फिटनेस अवेयरनेस इंक्रीज, डिमांड फॉर जिम्स, ऑर्गेनिक फूड एंड बॉटल्ड वाटर। तो सोशल एनवायरनमेंट में ट्रेडिशन आता है, ठीक है, वैल्यूज आते हैं, ठीक है, सोशल ट्रेंड्स आते हैं, मार्केट ट्रेंड्स आता है कि लोगों को क्या अभी पसंद आ रहा है, क्या ऑप्शन वो लोग ऑप्ट करेंगे, है ना, क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो सारे आ रहे हैं सोशल एनवायरनमेंट में। तो बेसिकली सोसाइटी या फिर कम्युनिटी में जो चेंजेस आते हैं ना, वो वैल्यूज रिलेटेड हो जाए, है ना, सोसाइटी के डिमांड्स, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस रिलेटेड हो जाए, या कोई भी ट्रेडिशन कस्टम से रिलेटेड हो जाए, वो सारे सोशल एनवायरनमेंट के अंडर आ जाते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिखा है कि जब सोशल अवेयरनेस हुई, ठीक है, सॉरी, फिटनेस अवेयरनेस हुई कि लोगों को फिट रहना है अभी, है ना, तो तभी क्या चीजों की डिमांड बढ़ी, जिम्स की डिमांड बढ़ी, है ना, लोग शिफ्ट करने लग गए, जिम वगैरह जाने लग गए रेगुलरली, ऑर्गेनिक फूड खाने लग गए, ठीक है, फिर बॉटल्ड वाटर वगैरह पीने लग गए। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी में है वो चेंज आ रहा है ना, डिमांड चेंज हो रहा है कस्टमर्स का। और किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये फिटनेस अवेयरनेस आया है उसके वजह से हो रहा है। तो ये आ जाता है सोशल एनवायरनमेंट के अंडर, सोसाइटी रिलेटेड चीजें। फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, नाम से आप समझ सकते हो, इनोवेशन एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। तो यहाँ पे नए नए एडवांस टेक्नोलॉजी को हम लोग इनोवेशन थ्रू या फिर नए आइडियाज के थ्रू हम लोग अडाप्ट कर पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में ऑनलाइन टिकट बुकिंग, चेंज इंडियन रेलवे सिस्टम, ई कॉमर्स ट्रांसफॉर्म शॉपिंग। तो ऑनलाइन जो टिकट्स अभी बुकिंग होती है, जो पहले होती नहीं थी, पहले आपको जाके स्टेशन पे टिकट बुक करनी पड़ती थी अगर आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी अगर आपको ट्रैवल करनी है तो, लेकिन अभी आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। तो उसकी वजह से पूरा जो इंडियन का रेलवे का जो सिस्टम है वो, सॉरी, इंडियन रेलवे सिस्टम जो है वो अभी पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, वैसे ही ई कॉमर्स भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है शॉपिंग को। ठीक है, अभी पहले हम लोग जाके मार्केट में, मॉल्स में जाके शॉपिंग करते थे, ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि वो रेट कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लोग ऑनलाइन ही, फोन से ही शॉपिंग करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर मैं कोई भी मार्ट ले लो, कोई मार्ट चली जाऊंगी, कोई मॉल चली जाऊंगी, तो मैं अननेसेसरी चीजें भी उठा लूंगी, उससे बेटर मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लूंगी, जो मुझे जरूरत की चीज है उसको मैं शॉप कर लूंगी। ठीक है, तो इसलिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वजह से भी शॉपिंग की चीजें भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, फिर है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेसेस। एग्जांपल, स्टेबल गवर्नमेंट encourage इन्वेस्टमेंट while political unrest scares businesses। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है बिजनेसेस में। वो ज्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन एक्चुअल में अगर वो इन्वॉल्व हो जाता है, पॉलिटिकल चीजें इन्वॉल्व हो जाती है, तो बिजनेस को बहुत दिक्कत होती है। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है कि जो स्टेबल गवर्नमेंट होती है वो एंकरेज करती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आपका बिजनेस है,
और अगर गवर्नमेंट वगैरह ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रही है तो बाकी के लोगों को, आपके जो कस्टमर्स हैं एंड आपके जो कंपिटिटर्स हैं या फिर आपके जो स्टेक होल्डर्स ओनर्स है, वो लोग समझ जाते हैं कि ये बिजनेस काफी अच्छा है, यहाँ पे गवर्नमेंट ज्यादा इंटरवेंट नहीं करती है, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती, ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है, तो ये बिजनेस काफी अच्छा है क्योंकि वो खुद से ही सारी चीजें अच्छे से करता है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। वेयर जहां पे आप चीजों कुछ गलत करते हो और गवर्नमेंट आप पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, बार बार इंटरवीन करती रहती है, बार बार आपके बिजनेस में घुसती रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, ठीक है, बिजनेस के जो एनवायरनमेंट में जो लोग हैं, उनको ऐसा फील होने लग जाता है कि नहीं, ये बिजनेस कहीं ना कहीं सही नहीं है, कुछ गलत रास्ते अपना रहा है या कुछ ना कुछ लॉसेस में है, तो इसलिए वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, लीगल एनवायरनमेंट, लॉज एंड रेगुलेशंस। एग्जाम्पल, बैन ऑन लिक्विड एड्स, कंपल्सरी वार्निंग ऑन सिगरेट पैकेट्स, लेबर लॉज, कंपनीज एक्ट, कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये काफी सिंपल है, लीगल चीजें, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है बहुत सारी चीजों पे, जैसे एग्जांपल में है ना, लिक्विड के जो एड्स है वो बैन कर दिए गए है ना, आपने एड देखे होंगे, बहुत सारे एक्टर्स भी ऐड करते हैं लिक्विड के, लेकिन वो एक अलग वे में दिखाते हैं, कभी भी बॉटल्स नहीं दिखाते ज्यादा, है ना, उसका जब लेबल दिखाएंगे और कुछ अलग वे में उसको दिखाएंगे कि प्रॉपरली वो लिक्विड की एड लोगों को समझ में भी नहीं आती, कोई कोई चीज को, कोई लोगों को किस चीज की एड है, ठीक है। फिर है कंपल्सरी वार्निंग ऑन सिगरेट पैकेट। तो आपने हर एक सिगरेट पैकेट पे देखा होगा, अगर देखा होगा तो बता रही हूँ, देखा होगा कि वहां पे वार्निंग लिखा हुआ होता है, ठीक है, कि ये खाने से आपका जो भी मुंह है वो खराब हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा डेंजरस है ये प्रोडक्ट। वो वार्निंग ये कंपल्सरी है, गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट ने ये लॉ इम्प्लाई किया है कि आपको ये फॉलो करना ही, अगर ये आपके प्रोडक्ट पे नहीं है, पैकेजिंग पे नहीं है, तो आप ये सेल नहीं कर सकते हो। फिर है लेबर लॉज। लेबर लॉज है ताकि लेबर्स को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, लेबर्स के साथ गलत नहीं किया जाए, उसको कम वेजेस ना दिया जाए, उनके साथ कुछ भी प्रकार, कोई भी प्रकार की गलत चीजें नहीं हो, इसलिए लेबर्स लॉ बनाए गए हैं। कंपनीज के एक्ट है, कंपनी अपने हिसाब से, अपने मन मर्जी के हिसाब से ना काम करे, है ना, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज प्रिंसिपल्स नॉर्म्स को फॉलो करे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो अपने मन मर्जी से काम करने लग जाएगी तो बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगी, बहुत लोगों के लिए वो दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं, जैसे उनके कंपिटिटर्स हो गए, उनके कस्टमर्स हो गए, उनके एम्प्लॉयज हो गए, सब लोग ही प्रॉब्लम में आ सकते हैं, इसलिए वो कैसे भी काम नहीं कर सकती, अपने मन मर्जी से काम नहीं कर सकती, जैसे लॉ उनको बताता है एक्ट के थ्रू वैसे उनको काम करना पड़ता है। फिर कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को आप जब कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, तो ये तो बहुत लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, ये कस्टमर्स को ये अवेयरनेस नहीं है, तो क्या होता है कि बहुत बार आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हो और उस प्रोडक्ट में अगर कुछ भी आपको ऐसे लग रहा है कि उसके वजह से आपको हार्म हो सकता था, ठीक है, जैसे कोई कीड़ा हो गया या कोई ऐसा प्रोडक्ट उसमें मिक्स्ड है या कुछ क्वालिटी बहुत खराब है, तो ऐसे केसेस में आप उस पर्टिकुलर कंपनी को सू कर सकते हो, उस कंपनी के ऊपर केस कर सकते हो कि आपके वजह से, आपके प्रोडक्ट के वजह से आज मुझे कुछ तो हो जाता, मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता या फिर मेरी डेथ हो जाती XYZ। तो ये सारी चीजें है वो कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है, ठीक है। मैंने छोटा सा एग्जांपल बता दिया आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि कोई भी कस्टमर को लग रहा है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से उनको हार्म हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर सू कर सकते हैं कंपनी को और केस फाइल कर सकते हैं, ताकि और उसकी वजह से फिर उन लोगों को वो केस वगैरह चलता है, प्रोसेस होता है काफी, फिर उनको रिफंड वगैरह किया जाता है या कुछ भी है, चेंजेस किए जाते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, अगर आप केस स्टडीज वगैरह पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा लीगल एनवायरनमेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो इसके नोट्स। और आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। मैं पहले ही बता दूं कि ये सारे टॉपिक्स में से ये जो टॉपिक है वो बच्चों को याद नहीं रहता, समझ में नहीं आता। मुझे समझ में नहीं आती ये बात कि क्यों नहीं समझ में आता, मैं आपको आज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ये टॉपिक को। एक तो ये टॉपिक लास्ट है,
तो बच्चे लास्ट तक बुक पढ़ते ही नहीं है। तो पहले तो इसीलिए ये टॉपिक वो लोग स्किप कर देते हैं, और ये टॉपिक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। आप हम लोग जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये देखने मिलेगा। ये टॉपिक, ये पूरा टॉपिक, ये पूरे टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसीलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान लगा के सुनो समझो, सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। बिल्कुल भी आलस मत क्या करो, पहली बात पढ़ाई करने में। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं वो एग्जाम्स में, लेकिन वो लोग बहुत आलस करते हैं। जैसे ही वीडियो शुरू करते हैं, जैसे ही पढ़ने बैठते हैं, बुक निकालते हैं, वैसे ही वो लोग आलस करने लग जाते हैं। ये काम बिल्कुल मत करो, ठीक है। ये आप करोगे तो आप बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप आपका खुद का ग्राफ देखोगे कि एक तो वो सीधा ही चलता रहेगा या फिर वो डिमिनिश होता रहेगा। ऐसे नहीं करना है, रेगुलरली पढ़ाई करो, ठीक है। रेगुलरली वीडियो सुनो, देखो, नोट्स बनाओ, थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो आपको एंडिंग में बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक के साथ, इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसको देखो, पर्टिकुलरली हम 1991 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1991 में क्या हुआ था और उसके पहले क्या हुआ था, और फिर 2016 का डिमोनेटाइजेशन। आपके जो भी सिलेबस में है, जितना पार्ट आपके सिलेबस में है, वैसे इकोनॉमी तो हम बहुत पढ़ सकते हैं, हर साल की पढ़ सकते हैं, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ 1991 की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताया गया है, प्री 1991 बताया गया है, और 2016 का डीमोनेटाइजेशन बताया गया है। इतनी ही चीजें पढ़नी है आपको इस टॉपिक में। आपका इतना पढ़ लोगे, आप कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। क्या है प्री 1991, बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, इंडियन इकोनॉमी वाज हेवीली रेगुलेटेड। तो इंडियन इकोनॉमी हेवीली रेगुलेट की गई थी। हेवीली रेगुलेट करना मतलब क्या होता है कि जो इकोनॉमी चल रही है उसके ऊपर ज्यादा रूल्स, रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, उसको हेवीली रेगुलेट करना बोलेंगे, ठीक है। कि हर एक चीज पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ज्यादा रूल्स है, रेगुलेशन है, ये फॉलो करो, वो फॉलो करो, वो फॉलो करो, वैसे चल रहा था प्री 1991, मतलब 1991 के पहले ऐसे चल रहा था हमारे इंडियन इकोनॉमी में। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज थ्रू लाइसेंस, परमिट, कोटा। तो सारे जो कंट्रोल थे वो गवर्नमेंट के हाथ में थे, ठीक है, सारे कंट्रोल्स। और वो कैसे कंट्रोल करते थे, लाइसेंस से, परमिट या फिर कोटा, ठीक है। फिर है प्राइवेट सेक्टर हैड लिमिटेड फ्रीडम। तो देखो, पब्लिक सेक्टर होता है और प्राइवेट सेक्टर होता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, मैक्सिमम स्टेक जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होता है। प्राइवेट सेक्टर कोई भी बड़ा इंडिविजुअल मतलब कोई भी ऐसे बड़े बिजनेसमैन वगैरह प्राइवेट सेक्टर ओन करते हैं, ठीक है, और वो अपना काम अलग से करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती ज्यादा, ठीक है। तो उस टाइम पे प्री 1991 के, सॉरी, प्री 1991 के पहले जो प्राइवेट सेक्टर थे उनके पास जो फ्रीडम था वो लिमिटेड था, ठीक है। मतलब बार बार गवर्नमेंट उनको रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी, उनको इंटरवीन करती थी, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये रूल्स फॉलो करो, वो रूल्स फॉलो करो, ये सारी चीजें वहां पे उस टाइम पे हो रही थी। फिर है पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड, फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो सारे पब्लिक सेक्टर के पास थे। फॉर एग्जांपल रेलवे ले लो, एयरवेज ले लो, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें है, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह ले लो, तो वो सारी चीजें गवर्नमेंट के पास थी। बड़ी चीजें, मेजर चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर की हो जाए या फिर हमारे इंडस्ट्रीज की हो जाए, वो सारी पब्लिक सेक्टर के पास, मतलब गवर्नमेंट उसको चलाती थी। प्राइवेट सेक्टर के पास छोटी मोटी चीजें थी, इसलिए पब्लिक सेक्टर जो था वो प्राइवेट सेक्टर को डोमिनेट कर रहा था, गवर्नमेंट जो था वो प्राइवेट सेक्टर को डोमिनेट कर रहा था। फिर एक ग्रोथ वॉज स्लो, ऑफन कॉल्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो ये जो ग्रोथ थी, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हम जिसको बोलते हैं, उसको हिंदू ग्रोथ भी बोला जाता था उस टाइम पे, और वो काफी स्लो थी, ठीक है। ग्रोथ तो हो रही थी लेकिन काफी मिनिमल हो रही थी, हार्डली 3 to 4% की ग्रोथ थी, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा, ये हुआ था प्री 1991। ये 5 पॉइंट भी आप याद रखोगे ना, समझ के इसको याद कर लोगे ना, बस आपका काम हो गया, ठीक है। अब 1991 पढ़ेंगे और फिर 2016 का डिमोनेटाइजेशन पढ़ेंगे, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा पूरी तरीके से कंप्लीट। तो इसको पहले फटाफट से नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लो, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं हमारे आगे के कॉन्सेप्ट को।
ओके क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो 1991 में क्या हुआ था, एलपीजी आया था, ठीक है। एलपीजी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। क्या लिखा है, ड्यू टू द सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991 इंडिया इंट्रोड्यूस्ड मेजर रिफॉर्म्स। तो बहुत ज्यादा सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे 1991 में, उसके वजह से गवर्नमेंट को ये इंट्रोड्यूस करना पड़ा एलपीजी का, ये जो सिस्टम है एलपीजी उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ा। एलपीजी मतलब एल क्या है, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या कहता है, रिमूवल ऑफ लाइसेंसेस, कंट्रोल्स, रिस्ट्रिक्शंस एंड गिव मोर फ्रीडम टू बिजनेसेस। तो जो प्राइवेट बिजनेसेस के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, है ना, प्रिंसिपल्स थे, रूल्स थे, लाइसेंसेस थे, वो सब निकाल दो, हटा दो, कम कर दो और उनको फ्रीली थोड़ा सा बिजनेस करने दो, तभी हम ग्रो कर पाएंगे, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी। तो पहले उसको उनको लिबरल बनाओ, ठीक है, तो वो बोलता है लिबरलाइजेशन। फिर क्या है, प्राइवेटाइजेशन, रिड्यूस रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, मोर प्राइवेट पार्टिसिपेशन। तो आपने देखा होगा, कहीं पे पढ़ा होगा कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट के अंडर थी कंपनीज वो अभी प्राइवेटाइज कर दी गई, ठीक है। बहुत सारे कंपनीज थे, उसमें से कुछ ही कंपनीज जो है, कुछ ही चीजें हैं जो गवर्नमेंट के अंडर, पब्लिक सेक्टर के अंडर आती है, बाकी मैक्सिमम चीजें हैं वो प्राइवेट बिजनेसेस को, प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई कि आप चलाओ, और गवर्नमेंट थोड़ा बहुत उसमें इंटरव्यून करता है, बहुत ज्यादा भी उसमें इंटरव्यून नहीं करता, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता। वो हो गया प्राइवेटाइजेशन, कि यहाँ पे रिड्यूस करना है पब्लिक सेक्टर को और मोर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, जहां पे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करने लगाना है। फिर है ग्लोबलाइजेशन, ओपनिंग इंडियन इकोनॉमी टू द वर्ल्ड। एफडीआई, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबल कंपटीशन। तो इंडियन इकोनॉमी को हमने ओपन किया वर्ल्ड वाइड, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि बाहर के कंट्रीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाहर के लोग, जो दूसरे कंट्रीज के जो लोग हैं, वो हमारे बिजनेसेस में, हमारे कंट्री के बिजनेसेस में, हमारे इंडियन चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल कंपटीशन हम सभी फेस करेंगे अब से, और उसके वजह से क्या होगा कि लोग जो है वो और कंपटीशन में उतरेंगे। देखो जब कंपटीशन होता है ना, तभी ही लोग और बेटर करते हैं, ठीक है। अभी आप खुद का पर्सनल एग्जांपल भी लो कि अगर आपका जो फ्रेंड है, ठीक है, वो अच्छा कर रहा है, उसको देख के आपको लगेगा नहीं यार ये अच्छा कर रहा है, तो इससे अच्छा तो मैं और कर सकता हूँ, मेरे में तो ज्यादा पोटेंशियल है, राइट। तो जब कंपटीशन आप देखने लग जाते हो, तब आप खुद को ग्रो करने लग जाते हो। मार्केट में कंपटीशन ही नहीं होगा तो एक बिजनेस को लगेगा मैं ही हूँ, कस्टमर मेरे पास ही आएगा, तो आराम से एकदम चिल करेगा, ज्यादा कोई मेहनत नहीं करेगा। वैसे ही बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनको अभी रियलाइज हुआ है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, तो मुझे बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो कंपटीशन अब ग्लोबल लेवल तक है, तो इसीलिए जो हमारी इंडियन कंपनीज भी है वो और एडवांस टेक्नोलॉजीज वगैरह इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, ताकि वो R&D पे भी ध्यान दे सके, रिसर्च डेवलपमेंट पे, एनालिसिस पे ध्यान सकते, फोरकास्टिंग पे ध्यान दे सके, मार्केटिंग में, ह्यूमन रिसोर्स में, सारी चीजों में जितने भी बिजनेस की चीजें हैं सब में अच्छे से ध्यान दे सके और ग्लोबल कॉम्पिटिशन को टक्कर दे सके, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का, वो देखता है। कंपटीशन इंक्रीज हुई है, जैसे मैंने आपको बताया ग्लोबल कंपटीशन है, बहुत बेटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही, कंपटीशन ग्रो हो रही है, हमें ग्रो करना है, कंपटीशन भी है तो हमें और बेटर करना है, हमारी कंपनी और ज्यादा बड़े लेवल पे होनी चाहिए, तो वहां पे हमें टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एडवांस फीचर्स, एडवांस वर्जन टेक हमें यूज करना पड़ेगा। कस्टमर चॉइसेस, तो कस्टमर के चॉइस, डिमांड, प्रेफरेंसेस को भी हमें ध्यान देना है, ये तो मेजर पार्ट है जिसपे हमें ध्यान देना है। राइज ऑफ इंडियन ब्रांड, rise of Indian brands like Infosys, Wipro, Tata and global companies entering India। तो ये सारी चीजों की वजह से, इस चीजों की वजह से, एलपीजी की वजह से हमारे कंट्री में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज, ब्रांड जो है वो बहुत बड़े लेवल तक पहुंच गए हैं, इंटरनेशनल लेवल तक, ग्लोबल लेवल तक पहुंच गए हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल दिए, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टाटा हो गया, और वो हमारे कंपनी की इकोनॉमी को ग्रो करता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा 1991 में क्या हुआ था। फिर है 2016 का डीमोनेटाइजेशन। अगर आपको पता होगा तो 8 मई को 2016 में 500 रुपए की और 1000 रुपए के जो नोट थी वो बैन कर दी गई थी, ठीक है, लीगली। इनका एम क्या था बैन करने का? कंट्रोल ब्लैक मनी, फेक करेंसी, करप्शन एंड प्रमोट डिजिटल इकोनॉमी। तो सबसे पहले जो ब्लैक मनी वगैरह
करते हैं, ठीक है, गलत जगह से इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं, उसको पहले नोटिस करना है ना, उनको हटाना, उनको निकाल देना। क्योंकि जब ये चेंज करने जा रहे थे लोग, है ना, जो 500 और 1000 के रुपीज, 1000 के नोट लोग चेंज करने जा रहे थे, और जिसके पास ब्लैक मनी है वो चेंज करने नहीं जा सकता और वो पकड़ा जाएगा, इसलिए ये किया गया था। फेक करेंसी है, जिसके पास फेक करेंसी जो इस्तेमाल कर रहा है, जो हमारे जो ये जो साइकिल होता है ना, उसमें अगर फेक करेंसी इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है, मनी साइकिल जिसको बोलते हैं, कि मेरे पास कोई पैसा आएगा तो मैं खर्चा करूंगी, वो किसी और के पास जाएगा, फिर वो खर्चा करेगा, वो किसी और के पास जाएगा। तो ये जो साइकिल होती है, उसमें फेक करेंसी भी कभी कभी इन्वॉल्व होती है, तो वो बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया गया था। करप्शन जो करते हैं उसके लिए, प्रमोट डिजिटल इकोनॉमी। अभी जो डिजिटल इकोनॉमी, आप हर जगह पे जाते हो और जीपे करते हो ना, फोन दिखा देते हो, जीपे मार देते हो, ठीक है, तो वो प्रमोट करने के लिए, ठीक है, कैशलेस बनने के लिए ये किया गया था, ये उनका एम था, ठीक है। फिर है उसका इम्पैक्ट, ये करने के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ? सडन शिफ्ट टू कैशलेस ट्रांजैक्शन। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन जैसे कि यूपीआई, पेटीएम, ई वॉलेट, ये सारी चीजें ग्रो करने लगी। लोगों को लगने लगा अरे भाई डिमोनेटाइजेशन हो गया, 500 रुपए 1000 रुपए के नोट बंद कर दिया, और भी पता नहीं आगे अगर तो इस आगे अगर ऐसे कुछ हुआ तो उसके बदले, कैश के बदले हम लोग ये कर लेते, ऑनलाइन पेमेंट कर लेते, तो कोई भी दिक्कत नहीं आई, ठीक है। फिर बूस्ट इन बैंक डिपॉजिट्स, तो लोग डिपॉजिट करने लग गए और पैसे, ठीक है, कि बैंक के पास ही रहेंगे तो ज्यादा इशू नहीं है, वो अगर कुछ चेंजेस आते हैं कल परसों तो वो लोग करवा लेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अमाउंट पे लोग डिपॉजिट करने लग गए बैंक में। फॉल इन रियल एस्टेट प्राइसेस ड्यू टू रिड्यूस्ड कैश ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे लोग कैश ट्रांजैक्शन कम करने लग गए, ये रीजन की वजह से। तो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में आप लोगों के बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसे होते हैं, ठीक है। रियल एस्टेट में छोटी मोटी अमाउंट इस्तेमाल नहीं की जाती, लैक्स में, करोड़ में पैसे इस्तेमाल किए जाते हैं बाइंग सेलिंग में, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे उस जगह पे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं डिक्रीज होने लग गया उस टाइम पे रियल एस्टेट का। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजैक्शन थे, कैश ट्रांजैक्शन, वो लोगों के डिक्रीज हो रहे थे, ठीक है। लोग ज्यादा पैसे खर्च ही नहीं कर रहे थे, लेन देन नहीं कर रहे थे पैसों का, क्योंकि ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो उस वजह से उस टाइम पे रियल एस्टेट जो था वो फॉल होते गया। फिर राइज इन टैक्स कंप्लायंसेस एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है। रेज इन टैक्स कंप्लायंस, सब लोग टैक्स भरने लग गए, ठीक है। उनको पता चला अब हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, जो जो गलत काम कर रहे हैं उनके बारे में बोल रही हूँ, तो वो सारे लोग टैक्स भरने लग गए, टैक्स भरने लग गए। उसके वजह से गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बढ़ने लगा, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू टैक्सेस से ही आता है। हम जब टैक्स भरेंगे वो पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा, वो उनके लिए एक रेवेन्यू है, ठीक है। हम अलग अलग प्रकार के टैक्स भरते हैं, ठीक है, अगर आपको पता होगा तो वो टैक्सेस जब लोग भरेंगे तब गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है, गवर्नमेंट को जो पैसे मिल रहे हैं उसको रेवेन्यू कहेंगे, और वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, काफी इसमें कम कॉन्सेप्ट है, कम टॉपिक है, उसका फायदा उठाओ, रिपीटेडली इसको रिवाइज करो, ठीक है। नोट्स तो आपके पास है, अगर आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज ज्यादा नोट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल पे जो चैप्टर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है उस पे जाके फटाफट से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, उसको भी रेफर कर सकते हो। एग्जाम्पल्स चाहिए तो ये वाले पूरे वन शॉट में आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन का भी वीडियो आएगा चैप्टर वाइज। तो इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले प्रीवियस ईयर में बोर्ड्स में पूछे गए थे वो भी हम यहाँ पे आपके लिए लेके आ रहे हैं, ताकि आपको चैप्टर वाइज आप पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो कि बोर्ड्स में कैसे प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, नए हो चैनल पे तो फटाफट से सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।